वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डेफिनेशन देखी थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स देखे थे विथ डायग्राम। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मांग की लोच को मेजर करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं। सबसे प्रथम विधि अगर देखें वो होती है कुल व्यय रीति या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड को कुल आगम रीति या टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहा जाता है। आगम रीति क्यों कहते हैं? क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू होता है और टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक दूसरे के बराबर ही होता है, इसीलिए इसको आगम या रेवेन्यू मेथड भी कह सकते हैं। यह मेथड भी प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये मेथड दिया। इससे पहले हमने कल देखा था कि जो मांग की लोच है वो कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने ही डिस्कस किया था। अब कुल व्यय रीति को जानने के लिए हम एक टेबल बना सकते हैं। इस टेबल की सहायता से जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वस्तु की कीमत ले ली है, प्राइस ले लिया है। उसके अलावा जो हमने तीन यहाँ पे सेक्शंस बनाए हैं, 6 कॉलम से, उसमें वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी या मांग, और वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय, इनके कॉलम्स बना दिए हैं। तो सपोज़ हम सबसे पहले लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत इनिशियली 8 रुपये प्रति इकाई है। ऐसी सिचुएशन में वस्तु की कितनी मांग की जा रही है? 2000 इकाइयों की मांग हो रही है। और अगर वस्तु की कीमत पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है, 8 से बढ़कर जो है 10 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि कीमतें बढ़ने पर वस्तु की मांग अब पहले की अपेक्षा कम करी जाएगी। तो वस्तु की मांग घटकर जो है केवल 1000 रुपये प्रति इकाई 1000 इकाइयाँ रह जाती हैं। और जब वस्तु की कीमतें कम होती हैं तो मांग भी बढ़कर 4000 इकाइयाँ हो रही है। अब कीमतों में और मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप जो हमारा कुल व्यय होता है उसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होता है जो प्राइस इनटू क्वांटिटी है। कुल व्यय कीमतों और मांग का गुणा ही होता है। तो अगर कीमतों में परिवर्तन के कारण कुल व्यय में परिवर्तन होगा, कीमतें बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है, और कीमतें कम होने पर यदि कुल व्यय जो है पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, अर्थात कीमतें और व्यय इनवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, विपरीत दिशा में मूव करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी? 1 से अधिक होगी, यानी हाईली इलास्टिक डिमांड कही जाएगी। 1 से अधिक है। ये था हमारा केस ए। दूसरे केस में अगर बात करें, बी केस में, तो इसमें भी अगर कीमतें बढ़ने पर वस्तु की मांग तो कम होगी और कीमतें कम होने पर वस्तु की मांग ज़्यादा होगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है यहाँ पर भी। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर अगर यथावत रहता है, ये बराबर है, यहाँ पे भी 10,000 है, चाहे कीमतें कम हो चाहे बढ़े, कुल व्यय यदि पहले की अपेक्षा परिवर्तित नहीं होता, समान रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर होगी। इकाई लोचदार मांग या फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कही जाएगी। और सी केस में अगर हम देखें तो कीमतों में चेंजेस होने के साथ, कीमतें बढ़ने या कम होने पर, अगर कुल व्यय भी, कीमतें बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े, कीमतें कम होने पर कुल व्यय भी कम हो जाए, अर्थात प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो फिर ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच क्या होगी? 1 से कम होगी, हाईली इनइलास्टिक डिमांड, या फिर कह सकते हैं अत्यधिक बेलोचदार मांग, या कह सकते हैं कम लोचदार मांग। तो अगर प्राइसेस कम होने की वजह से एक्सपेंडिचर कम या ज़्यादा होने की वजह से एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो हो जाएगा 1 के बराबर। यदि प्राइसेस ज़्यादा होने पर एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होता है और कम होने पर एक्सपेंडिचर भी कम होता है तो वो हो जाएगा कम। और अगर कीमतें बढ़ने पर एक्सपेंडिचर जो है कम हो जाता है और कीमतें कम होने पर एक्सपेंडिचर
बढ़ जाता है, इन्वर्स डायरेक्शन में मूव करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है मांग की लोच हो जाएगी 1 से अधिक। इससे हम पता लगा सकते हैं। इसको हम एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर OX एक्सिस पर हम कुल व्यय ले लेते हैं, OY एक्सिस पर हमने ली है वस्तु की कीमत। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे हमने जो प्राइसेस प्लॉट करी हैं P1 से लेके P6 तक, अगर P1 से बढ़कर कीमत P2 हो जाती है और टोटल कुल व्यय भी जो है बढ़कर ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ होता है, तो ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी कितनी होगी? 1 से कम। क्योंकि कैसा हो रहा है? समान दिशा में मूव कर रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो इलास्टिसिटी 1 से कम हो जाएगी। अगर कीमतें बढ़ने पर या कम होने पर कुल व्यय कांस्टेंट रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता, तो ये क्या होगा? इसमें इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी, इकाई लोच होगी। और अगर विपरीत दिशा में है, कीमतों के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर जो है कम हो रहा है, पहले के मुकाबले कम हो गया है, तो फिर यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 से अधिक होगी। तो ये हमारा कुल व्यय रीति है, जिसमें हम मांग की लोच को निकालने के लिए वस्तु की कीमत और उस पर किए जाने वाले कुल व्यय दोनों में संबंध देखते हैं, दोनों में क्या कोरिलेशन है या कैसे मूव करते हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकंड मेथड आता है इलास्टिसिटी को मेजर करने का, वो होता है बिंदु रीति, या फिर जिसे कह सकते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। सेकंड मेथड है बिंदु रीति, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मेथड भी प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया है, उन्होंने ही ये मेथड दिया है। अब बिंदु रीति में क्या किया जाता है? एक पॉइंट ले लिया जाता है, एक पॉइंट ले लिया जाता है, या तो हम डिमांड कर्व पे भी ले सकते हैं, OX एक्सिस पर भी ले सकते हैं, OY एक्स पर भी ले सकते हैं। यहाँ पे OY पे हमें पता है, यहाँ पर हम वस्तु की प्राइस को नापते हैं, वस्तु की कीमतें ली जाती है। OX पर हम वस्तु की मात्रा या फिर क्वांटिटी ये मेजर करते हैं। और सपोज़ ये हमने एक मांग वक्र बना लिया है, नेगेटिवली स्लोपिंग है, ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र है। ये हमने मांग वक्रों का नाम दे दिया, सपोज़ D1। और इस एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमारा हो जाता है A पॉइंट ले लेते हैं। इस बिंदु से एक परपेंडिकुलर OX एक्सिस पर बना लिया, एक परपेंडिकुलर OY एक्सिस पर बना लिया। ये सपोज़ है Q1 और ये हो जाएगा P1। तो अगर हमें अब A बिंदु पर या A बिंदु पर इस मांग वक्र की मांग की लोच का ज्ञान करना है, पता लगाना है, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हर पॉइंट पर डिमांड कर्व तो हमारा एक ही है, लेकिन इसके हर पॉइंट पर मांग की लोच अलग अलग होगी। मांग की लोच इस डिमांड कर्व पर सेम नहीं होती। अगर हम यहाँ मांग की लोच निकालेंगे तो वो अलग आएगी, इस पॉइंट पर निकालेंगे तो अलग आएगी। तो एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। सपोज़ हमें इस A बिंदु पर मांग की लोच का पता लगाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो A बिंदु पर मांग की लोच आएगी, अगर हम परपेंडिकुलर करें तो इस Q1 बिंदु पर भी वही आएगी, P1 बिंदु पर भी सेम आएगी। तो इसमें हम मांग की लोच को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर और अपर सेगमेंट कौन सा? उस बिंदु का जहाँ से हमें मांग की लोच निकालनी है। जैसे ये A बिंदु बनाया तो लोअर सेगमेंट निचला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? A से नीचे वाला पार्ट। और अपर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा? इस A बिंदु से ऊपर वाला पार्ट, यानी कि AD1 नीचे वाला लोअर सेगमेंट हो जाएगा और ये जो है अपर सेगमेंट हो जाएगा। इसमें हम चाहें तो लिख सकते हैं ये हमारा लोअर सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो है ये हमारा अपर सेगमेंट है A बिंदु से ऊपर वाला। तो मांग की लोच निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले पोर्शन को अपर सेगमेंट से डिवाइड कर देंगे, उससे भाग दे देंगे। तो हम अगर देखें पॉइंट इलास्टिसिटी एट
ए पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, मांग वक्र के ए बिंदु पर कीमत लोच कितनी है? तो हम लोअर सेगमेंट कितना है हमारा AD1 है और अपर सेगमेंट कितना है DA है। तो ये इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो 7 को 4 से भाग दे देंगे और हमें इस मांग वक्र की ए बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात हो जाएगी। हम इस मांग की लोच को Q1 इस एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो ये बीच का पॉइंट है इससे, यहाँ पर हमारा लोअर सेगमेंट कौन सा होता है? ये वाला हो जाएगा और ये वाला जो है वो अपर सेगमेंट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ लिखें कि EP एट Q1 पॉइंट ऑन OX एक्सिस, OX अक्ष पर Q1 बिंदु पर मांग की कीमत लोच, तो इसमें भी हम वही कर देंगे। लोअर सेगमेंट जो है हमारा Q1 D1 है, उसको अपर सेगमेंट OQ से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से मांग की लोच निकल सकती है। और हम Y एक्सिस पर एक पॉइंट लेकर उससे भी मांग की लोच निकाल सकते हैं। ये हमारा A केस कर देते हैं, इसको B केस है। तीसरा केस कर देते हैं EP एट P1 पॉइंट ऑन OY एक्सिस। इसमें हमारा लोअर सेगमेंट कौन सा होगा? इस P बिंदु से नीचे वाला लोअर सेगमेंट हो जाएगा और इस बिंदु से ऊपर वाला अपर सेगमेंट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1O अपॉन DP1। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों ही तरीके से जो हमारा आंसर निकलेगा वो सेम होगा। हमें अगर जिस पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी निकालनी है उससे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके पॉइंट्स जो निकलते हैं उन पे मांग की लोच और इस पॉइंट पर मांग की लोच, इन तीनों से हमारा वैल्यू सेम ही निकलेगी। तो ये होता है हमारा बिंदु रीति या फिर पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेथड। इसके अलावा एक तीसरा मेथड और आता है जिसे हम कहते हैं आर्क मेथड या फिर चाप विधि। आर्क को हिंदी में चाप कहा जाता है, तो चाप विधि ये विधि भी है। इन दोनों विधियों में अंतर क्या है कि बिंदु रीति का प्रयोग तब होता है जब कीमतों में परिवर्तन बहुत ही कम हो, लेकिन अगर कीमतों में होने वाला परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है तो हम आर्क मेथड या फिर चाप विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा अंतर दोनों में क्या है कि जब हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है तो हम बिंदु रीति का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हमें किन्हीं मांग वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में मांग की लोच को निकालना है तो फिर चाप विधि या आर्क मेथड का यूज़ किया जाएगा। इसमें भी हम एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा आ जाएगी, वाई पर वस्तु की कीमत आ जाएगी। सपोज़ हमारा इसमें हम ये हमारा मांग वक्र हो जाता है। इसमें हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ना करके एक कर्व की शेप में मांग वक्र ड्रॉ करते हैं और हमें इस बिंदु ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में मांग की लोच को ज्ञात करना है। ये हमारा एक पॉइंट है, इससे हम यहाँ पर निकल जाता है, ये हमारा Q1 हो जाएगा, ये P1 है और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हमारा ये है Q2 और ये हो जाएगा P2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें मांग की लोच को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A और B पॉइंट को कनेक्ट करते हुए हम एक यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अर्थात इन दोनों पे बीच में हमें मांग की लोच को निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, EP इज इक्वल्स टू वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, जिसको हम चेंज इन Q से डिनोट करेंगे, डिवाइडेड बाय दोनों जो मात्रा है, इनिशियल मात्रा और न्यू मात्रा जितनी भी होती है बढ़ी हुई मात्रा, उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। इसको भाग देंगे वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है डिवाइडेड बाय जो भी दोनों कीमतें हैं, पुरानी कीमत नई कीमत दोनों का औसत,
तो इसमें हम जो परिवर्तन है इसको मात्रा के औसत से और कीमत के परिवर्तन को कीमतों के औसत से भाग दे देते हैं। तो ये हमारी चाप विधि से इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं फॉर्मूले को, Q1 + Q2 अपॉन 2। पहले भी हमने देखा था जब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, इसमें P1 + P2 अपॉन 2 और न्यूमरेटर जो है वो नीचे आ जाता है, यहाँ पे चेंज इन P आएगा। इसको और अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को एक तरफ ले लेते हैं, चेंज इन Q चेंज इन P, और मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट का साइन लगा दें, P1 + P2 अपॉन 2 Q1 + Q2 अपॉन 2। इसमें 2 डिनोमिनेटर में है, दोनों कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये हमारा फॉर्मूला इसका क्या आता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, EP = चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P, फिर नई कीमत और पुरानी कीमत का जोड़ और नई मात्रा और पुरानी मात्रा का जोड़। ये हमारा आर्क मेथड से इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। इन तीनों के अलावा एक विधि और आती है जिसे कहा जाता है फ्लक्स का मेथड या प्रतिशत विधि या फिर परसेंटेज मेथड है। ये मेथड प्रोफेसर फ्लक्स द्वारा दिया गया है। इस मेथड में इलास्टिसिटी निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि जो भी परसेंटेज चेंज है वस्तु की मात्रा या क्वांटिटी में, उसको कीमतों में जो प्रतिशत चेंज होता है, परसेंटेज चेंज होता है, उससे भाग दे दिया जाता है। ये जो डेल्टा या ट्राइंगल हमने बनाया है यहाँ पर, ये परिवर्तन का सिंबल होता है जिसे कहते हैं डेल्टा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये 4 तरीके के मेथड्स होते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के।